हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग धारा का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, जब धारा किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो क्या कर सकता है। पहली चीज़, उसको गर्म कर सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि जब कोई भी धारा, खासकर दिष्ट धारा, जब किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। और क्या कर सकता है धारा? धारा एक काम और कर सकता है कि उस धारा को किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्लो कर दिया जाए तो वो करंट उस इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ देता है, यानी उसके अवयवी घटकों में वियोजित कर देता है। इस घटना को बोलते हैं विद्युत अपघटन। और ये जो विद्युत अपघटन होता है धारा का रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है। तो स्टूडेंट्स, धारा कितने प्रकार के इफेक्ट क्रिएट कर सकता है? धारा 3 प्रकार के इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। पहला, धारा किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो सबसे क्या कर सकता है, उसको गर्म कर सकता है। कितना गर्म करेगा तो डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस कितना है, कितने समय तक फ्लो हुआ, उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कितने अमाउंट का करंट फ्लो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करता है। वैसे ही धारा एक और इफेक्ट क्रिएट करता है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में धारा प्रयोग की जाए तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये कैसे मालूम चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है? हम उस सराउंडिंग में एक चुंबकीय कंपास को रखते हैं या मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो वो विक्षेपित हो जाती है। 1826 में ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने, आज से लगभग 180 साल पहले, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसी को फिजिक्स में बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी धारा मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकता है। और धारा और क्या कर सकता है? धारा को किसी सॉल्यूशन में या किसी विद्युत अपघट में प्रभावित कर दिया जाए, जैसे HCl में या NaCl में, तो वो उस विद्युत अपघट को उसके अवयवी तत्वों में तोड़ देता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो धारा मूल रूप से 3 प्रकार के इफेक्ट क्रिएट करता है। पहला, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव और धारा का रासायनिक प्रभाव। आज मैं आप लोग को धारा का ऊष्मीय प्रभाव बताऊंगा और इसका जूल का लॉ बताऊंगा, जूल हीटिंग इफेक्ट लॉ, कि वो कितना हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया था कि करंट 3 प्रकार के इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। वो किसी कंडक्टर को गर्म कर सकता है। कंडक्टर को गर्म करने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में जैसे करंट फ्लो करते हैं हीटर जलने लगता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट कि हीटिंग इफेक्ट क्यों पैदा होता है, गर्म क्यों जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट में बताया था, किसी भी हर चालक का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। हर चालक का रेजिस्टेंस का मतलब होता है उस चालक के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जब चालक के अंदर दौड़ने लगते हैं तो चालक के अंदर मौजूद पॉजिटिव आयन से टकरा जाते हैं। जितना ज़्यादा टक्कर होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और जब वो टकराता है तो अपने एनर्जी लॉस कर देता है। और जब एनर्जी लॉस होगा तो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, उसका रूपांतरण होते रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब टकराता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। जितनी लॉस होगी वही लॉस जो होता है, लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। तो ये जो लॉस होता है एनर्जी का, वही लॉस उस चालक तार में गर्मी के रूप में दिखाई देता है या वो गर्म हो जाता है। तो ये इसका थ्योरेटिकल अप्रोच है। अब इसी बात को हम एक फॉर्मूले के थ्रू आपको निकाल के दिखाएंगे और इसी फॉर्मूले को अपन बोलेंगे जूल का ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र, और इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में, वो भी आपको मैं बताता हूं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो हम जो सबसे पहले इफेक्ट देख रहे हैं कि मान लीजिए एक्स वाई कोई चालक तार है, ठीक है स्टूडेंट, और मैंने बैटरी के थ्रू इसके एक्स और वाई पॉइंट को, एक्स पॉइंट को बैटरी के उच्च विभव से जोड़ दिया और वाई पॉइंट को निम्न विभव से। तो उच्च और निम्न जैसे होगा, हाई और लो पोटेंशियल जैसी आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर लो पोटेंशियल, तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा और जो पॉजिटिव चार्ज हैं या पॉजिटिव आयंस हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड लगेगा। तो जब ये मूव करते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं। टकरा जाने से इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है, कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी में लॉस होता है, वही लॉस आपको चालक तार में गर्मी के रूप में दिखाई देता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पर मैं अलग से मैंने वीडियो बनाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव का मतलब होता है एकांक परीक्षण धनावेश को चालक के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन in bringing unit positive charge from one point of the conductor to another point, and this total amount of the work done is known as the potential। ठीक है स्टूडेंट? तो विभव की परिभाषा क्या है? विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। विभव का मतलब होता है एकांक परीक्षण धनावेश को चालक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है इस बैटरी को, तो वही कार्य इस बैटरी का विभव कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V अपान Q, यानी वर्क डन अपान चार्ज। यानी इस बैटरी को इस कंडक्टर के किसी भी, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, लेकिन हम ट्रेडिशनली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना इसकी एनर्जी खर्च होगी इस बैटरी की, वही एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब होता है स्टूडेंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज नोन एज द पोटेंशियल। और वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू होता है V इंटू Q। ठीक है स्टूडेंट? W मतलब यहां से पकड़कर चार्ज को बैटरी ने अपनी एनर्जी लगाया, यहां से पकड़ के यहां तक ले गया, तो कितना वर्क करना पड़ा, इस वर्क को W को बोलेंगे वर्क डन, VD, और ये V और ये Q। ठीक है स्टूडेंट? आपको मेरी बात समझ में आ गई? और सॉरी, हाँ, VQ। परंतु करंट का मतलब होता है I का मतलब होता है Q अपान T। यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को बोलते हैं करंट। तो यहां से अगर आप Q की वैल्यू निकाल दो स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू टी। तो Q की जगह पर मैं IT लिख सकता हूं, Q की जगह पर IT। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में WD, वर्क, अमाउंट ऑफ द वर्क डन, जिसको सिंपली W से रिप्रेजेंट किया जाता है, W ये हो जाएगा VQ, और जैसे कि मैंने बताया Q की जगह क्या लिखूंगा स्टूडेंट? IT। तो W बराबर होगा VIT। ये हो गया पहला इक्वेशन। परंतु ओम का नियम हमको सिखाता, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमको ये बताता है कि VIR में क्या संबंध है। तो V बराबर होता है IR या R बराबर होता है V अपान I, जैसा भी आप लिखना चाहो। तो यहां पर V की जगह पर IR रखो, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V की जगह पर IR, और I ऑलरेडी है और ये T, तो ये जो W होगा टोटल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी क्या करता है, यहाँ के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बैटरी को जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को उस बैटरी का पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है? तो W इज इक्वल टू ये I स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये RT।
इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ कि कोई भी चालक तार गर्म क्यों हो जाता है। हमको मालूम इस चालक तार का रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, ठीक है, और T सेकेंड तक, T मिनट, T घंटे, यानी कुछ भी ले सकते हो, यानी कुछ समय तक आपने करंट फ्लो किया तो कितना गर्म होगा। ये कितना गर्म होगा डिपेंड करेगा इस बैटरी ने यहाँ के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना काम किया। वो काम कर रहा है I²RT, ठीक है, और ये ऊर्जा का रूप है, अमाउंट ऑफ द वर्क डन। कार्य का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य। तो इस बैटरी को कुछ कार्य करना पड़ा तो वो कार्य या ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, किसी न किसी दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर जितना कार्य करना पड़ा, दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ द हीटिंग एनर्जी। ये जो आपने काम किया, यही काम उस चालक तार में हीट के रूप में दिखाई देगा। तो यहां लिखना पड़ेगा दिस amount of work done, this amount of the work done appears in form of heat energy। यानी जितना आपको काम करना पड़ेगा, यही काम उस चालक तार में गर्मी के रूप में या हीट के रूप में आपको दिखाई देगा। तो इसका मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिक्स है ये कोई बहुत बड़ा है, क्लास 9-10 लेवल का है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि जितना कितना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा तो उतनी गर्मी पैदा होगी H, और ये हो गया I²RT। तो ये जो W बराबर H आ गया, I²RT आया, इसका मतलब कोई भी चालक तार कितना गर्म होगा, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। यही जो कार्य किया गया है, यही कार्य वो हीटिंग इफेक्ट के रूप में दिखाई देगा, यानी चालक तार गर्म हो जाएगा। और ये चालक तार कितना गर्म होगा, ये डिपेंड करेगा I²R, यानी कितना अधिक करंट फ्लो हुआ, जो भी करंट फ्लो हुआ उसका स्क्वायर करो। दैट मीन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ द करंट। यानी किसी भी चालक तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी डिपेंड करता है कितना आपने करंट फ्लो किया इस बैटरी के थ्रू। इस बैटरी के थ्रू आपने कितना करंट फ्लो किया, उसको स्क्वायर कर दो तो उतनी गर्मी पैदा हो जाएगी। दूसरी बात, H का मान जो हीटिंग इफेक्ट का मान है, वो एक और चीज पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस के बारे में अलग से मैंने एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, उसमें मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट कितना गर्मी पैदा करेगा, ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो दूसरा रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अधिक रेजिस्टेंस अधिक हीट पैदा होगा, कम रेजिस्टेंस कम हीट। अधिक धारा में तो ज़्यादा करंट, जैसे 2 एम्पियर करंट फ्लो किए तो हीटिंग इफेक्ट 4 यूनिट हो जाएगा। अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो किए तो हीटिंग इफेक्ट 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। थर्ड, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टाइम इन सेकेंड और मिनट, जो भी है। तो ये जो 3 नियम है, इसी को बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट लॉ। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। किसी भी चालक तार में अगर करंट फ्लो करोगे तो डेफिनेटली गर्म होगा। कितना गर्म होगा, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, उस चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, तथा कितने समय तक, टाइम पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने ज़्यादा समय तक करंट फ्लो कर दिया तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और ये 3 जो नियम है, इसी को बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट लॉ। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें बैटरी की जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये किस में बदल रहा है, हीटिंग एनर्जी में। तो स्टूडेंट, आप देखोगे हमारे नेचर में ऊष्मा का मतलब ऊर्जा का कभी मृत्यु नहीं होती। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, उसका केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा हमेशा उतनी ही रहती है। कहीं किसी पॉइंट पर एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो किसी दूसरे पॉइंट पर एनर्जी कम, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नेट एनर्जी उतना ही आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो यहाँ बैटरी की जो एनर्जी लॉस हो रही है वो बैटरी की एनर्जी इस चालक तार में हीट के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में बदल रही है, यानी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो रहा है। और कितनी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी डिपेंड करेगी ये बैटरी यहाँ से एकांक परीक्षण धनावेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना काम करता है। तो मैंने आपको बताया इतना काम करता है, और यही किया गया कार्य उस चालक तार में हीट के रूप में दिखाई देता है। इसी को क्या बोलेंगे, W बराबर H। और ये तीन बातों पर डिपेंड करता है, इस तीन फैक्टर्स को बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट लॉ। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया धारा का ऊष्मीय प्रभाव बताया, ये बताया कि जो वर्क डन करना पड़ता है यही वर्क डन किया गया कार्य हीटिंग एनर्जी के रूप में दिखाई देगा, और ये हीटिंग एनर्जी का मान होता है I²RT। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कई आंकिक प्रश्न छोटे मोटे टाइप के आते हैं, तो खैर वो तो बना लोगे। चलिए अब हम आते हैं कि वैसे ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है स्टूडेंट, ऊर्जा की इकाई या कार्य की इकाई, कार्य की इकाई। तो ऊर्जा और कार्य एक ही मतलब है, जितना ज़्यादा कार्य करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी एंड वर्क दोनों सेम होते हैं, दोनों का यूनिट सेम होता है। तो इसका भाई यूनिट क्या होगा, वर्क डन, ये हीट के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका यूनिट होगा आर, ये जूल होगा डेफिनेटली, जूल। ठीक है, अच्छा इसको चाहे तो आप इसको एक ओम्स लॉ के थ्रू कन्वर्ट भी कर सकते हो। हमको मालूम है कि ओम्स लॉ में V बराबर IR होता है, या I को रिप्लेस करो, I को एलिमिनेट कर दो, V/R हो जाएगा। यहाँ पर I की जगह वैल्यू रखोगे तो टोटल हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा I², ये होगा V/R होल स्क्वायर इंटू RT। तो ये H इक्वल्स टू हो जाएगा V²/R², RT ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास, ये हीटिंग इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस, ये जो हीटिंग इफेक्ट है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर V² बचेगा स्टूडेंट अपॉन यहाँ पर R और ये T। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, या तो ऐसा लिखो या फिर H बराबर I²RT लिखो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, जूल। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में जूल में ना देकर कैलोरी में दिया जाता है, तो उसको भी बता देते हैं। हमको मालूम कि जूल, जूल एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट है, SI सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट है, मानक इकाई है जूल। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी इकाइयाँ यूज करती जो प्रचलन है, जैसे कैलोरी। 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल। ठीक है, यानी 4.2 जूल बराबर हो गया 1 कैलोरी, 1 कैलोरी हिंदी में बोलते हैं। तो 1 जूल का मतलब हुआ स्टूडेंट्स 1/4.2 कैलोरी। तो अगर आप इसको जूल के बजाय देखें, V²RT या तो जूल होगा, लेकिन जूल में आपको पसंद नहीं है, कैलोरी में लिखना है, तो क्या करोगे, 1 जूल की जगह क्या करोगे, इतना रख दोगे। तो ये जूल की जगह पर इतना रखोगे, तो ये हो जाएगा V²/R इंटू T और 1/4.2 कैलोरी। तो इसको सेटिंग करके लिख सकते हो, ये V²T/4.2R, ये हो गया आपका कैलोरी। ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो I²RT, ये होगा जूल। लेकिन अगर आपको जूल में लिखना पसंद नहीं है, कैलोरी में अगर आपसे पूछ लिया तो क्या होगा, इस जूल में 4.2 से डिवाइड कर दो तो I²RT/4.2 कैलोरी। तो ये स्टूडेंट हुआ धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसका थ्योरेटिकल कारण और मैथमेटिकली इसका इक्वेशन क्या होता है वो भी निकाल के दिखाया, और साथ ही साथ इसका जूल के बजाय कैलोरी में कैसे एक्सप्रेशन करते हैं वो भी बताया। 1 कैलोरी का मतलब इतना 4.2 जूल होता है, या 4.2 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी, दैट मीन्स 1 जूल विल बी इक्वल ऑफ द 1/4.2 कैलोरी।
तो जब आप जूल की जगह कैलोरी में लिखोगे तो इस जूल में 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो कैलोरी में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए, तो मैंने आपको बताया कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन या वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। पहला फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है स्टूडेंट, पहला फॉर्मूला ये, यानी कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल, दोनों को मल्टीप्लाई तब भी हीट आ जाएगा या H आ जाएगा इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर Q की जगह मैं IT लिख दूँ स्टूडेंट्स, तो यह हीटिंग इफेक्ट या टोटल वर्क डन हो जाएगा। Q की जगह IT लिखा तो ये V, तो H बराबर हो गया VIT। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो देखिए इसको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत इजी रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं। अभी आपको बताता हूं एक दो न्यूमेरिकल। चलिए, अच्छा ये क्या है कि जो हीटिंग लॉस है वो वोल्टेज करंट टाइम के रेस्पेक्ट में, और यहां पर जो हीटिंग लॉस है Q, ये कहां से आपको मैं बताया, पोटेंशियल का डेफिनेशन जो होता है W/Q, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये होगा VQ, जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में बताया था। तो हीटिंग इफेक्ट कितना होगा, ये डिपेंड करता है Q इंटू वी। हीटिंग इफेक्ट कितना होगा, ये डिपेंड करेगा VIT। अच्छा, एक और फॉर्मूला है बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट आप लोगों को, कि V बराबर IR होता है। V बराबर IR, या फिर V बराबर IR, ये तो यहां रख दो, यहां H इक्वल टू हो जाएगा V की जगह पर IR, और ऑलरेडी I है तो ये T, तो H बराबर हो गया I²RT। ठीक, अगर I आपको पसंद नहीं, I की जगह V लिखना है वो भी कर सकते हो आप। अब यहां से अब इस फॉर्मूले में V का I को एलिमिनेट कर दो, तो यहां पर I बराबर क्या होगा, V/R, तो यहां पर रख दो, यहां पर तो ये हो जाएगा। आपको जैसा लिखना वैसा लिख सकते हो। V हमको रहना है, I को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो V I की जगह V/R इंटू T, तो ये हो जाएगा H बराबर V²/R। तो स्टूडेंट कोई भी एग्जाम दोगे आप, खासकर कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन जिसमें बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हीटिंग इफेक्ट के 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला क्या है, हीटिंग इफेक्ट का पहला फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, VIT, और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, VIT हो गया। तीसरा फॉर्मूला I²RT, और चौथा लास्ट फॉर्मूला है ये T रहेगा, V²TR। तो ये इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, बस ये इसको आप याद रखिए, आप कोई भी आंकिक प्रश्न आएगा बना लोगे। चलिए हम कुछ ऐसी सैंपल न्यूमेरिकल बता देते हैं। ऐसे सिंपल में सैंपल न्यूमेरिकल्स, देखिए कितना इजी रहता है। आप लोगों को मेन एक कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में समझा है कि हीट क्यों पैदा होता है, क्योंकि बैटरी को चालक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में कुछ काम करना पड़ता है। जितना काम करना पड़ेगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, उतनी एनर्जी लॉस होगी, और वो एनर्जी जो लॉस होगी वो हीट के रूप में आपको चालक तार में दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे हीटर हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, इलेक्ट्रिक प्रेस हुआ, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। आपका इमर्शन रॉड हुआ, जिसमें ठंड के समय हम पानी गर्म करके नहाते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप अपने आसपास देखोगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सीधा हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका फॉर्मूला ये ऐसा बनता है। चलिए कुछ सैंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट, लास्ट में देखिए 1 2 देखिए। पहला सैंपल न्यूमेरिकल ये इस टाइप का है कि दिया है कि कोई चार्ज है, किसी चार्ज, इसकी वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 2 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है। कितने वोल्ट, 2 वोल्ट। तो पूछा गया कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का मतलब हीटिंग इफेक्ट, किया कार्य ऊष्म ऊर्जा के बराबर होता है। तो बस इस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया है ना, इसको बदल लो। क्यू का मतलब हो गया 2, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, और ये V बराबर 2 वोल्ट। अब तो कोई भी बना लेगा, आप क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख दो, पहले फॉर्मूले में रख दो स्टूडेंट। देखिए ये H बराबर कितना हीटिंग इफेक्ट होगा या कितना कार्य करना पड़ेगा, ये होगा Q।
क्यू वी, क्यू कितना है, क्यू है आपका 2 गुणे 10 पर माइनस 6 गुणे वी का मान 2 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 10 पर माइनस 6 और ये जूल होगा। तो अगर आपको एग्जाम में जूल में पूछा है तो आप इतना ही लिखोगे 4 गुणे 10 पर माइनस 6 जूल। लेकिन मान लीजिए गलती से एग्जाम में कैलोरी में पूछा है, कैलोरी में निकालो, तो स्टूडेंट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 4 इंटू 10⁻⁻6 को 4.2 से डिवाइड कर दो, तो लगभग जो भी आएगा वो आएगा, ये कैलोरी में होगा। तो पहले टाइप का न्यूमेरिकल कैसा आएगा, जिसमें Q और V के बारे में दिया रहेगा और दोनों की वैल्यू को यहाँ रखना, आपको पता चल जाएगा कितना हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ है। दूसरा एग्जांपल हम देखिए, इसमें टाइम जो है, इसमें इसकी क्योंकि Q दिया हुआ तो टाइम की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि Q के अंदर I और T दोनों है तो इसमें Q की जरूरत नहीं। चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल कैसा आएगा, पहला ये सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल देखिए, एक कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 3 वोल्ट है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और उसमें 1 मिनट तक करंट फ्लो होता है। कितने मिनट तक स्टूडेंट, 1 मिनट तक। तो पूछेगा कितना हीटिंग इफेक्ट हुआ, बहुत ईजी है, बस सीधा ये वाला लगा लीजिए VIT। तो V कितना है 3, I कितना है I, अच्छा यहां पर VIT दिया है 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, ये इस फॉर्मूले को सेट करना है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा दिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यही फॉर्मूला यूज करना है VRT, ये वाला यूज करोगे आप, तो खैर वहां तक नहीं पहुंच, चलिए इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे, हमको यहाँ करंट चाहिए, यहाँ करंट नहीं दिया, V और R दिया है, तो करंट निकालोगे I इक्वल होता है V/R। V कितना दिया है 3, R कितना दिया है 4, तो ये एम्पियर हो गया। तो हमने करंट निकाल लिया, तो यहाँ रख दो, तो H बराबर होगा, सेकेंड इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल बनते हैं VIT। V कितना है स्टूडेंट 3 वोल्ट, करंट कितना है 3/4, ठीक है, और समय कितना दिया स्टूडेंट 1 मिनट। जब 1 मिनट दिया हो तो उसको आप बदल लोगे 1 गुणे 60, तो ये 60 सेकेंड, हमेशा सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में दिया तो उसको सेकेंड में, तो 60, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 30 और ये 15 और ये हो गया आपका 9 गुणे 15, तो कितना हो गया 15 नियम 100, 15 इंटू 9, 135, तो कितना हो गया 135 जूल क्रिएट होगा। अच्छा, अब मान लीजिए आपको, देखिए आपको ये फॉर्मूला बनता तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हो, जो भी आपके CGPSC मेंस या IAS किसी में भी आएगा तो आप इजीली बना लोगे, बस आपने समझ लिया अच्छा तरह। अब इसमें, अब ये न्यूमेरिकल देखिए, इसमें क्या दिया, करंट की वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए 2 एम्पियर, रजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और ये मान लीजिए 15 सेकेंड तक फ्लो होता है या 10 सेकेंड तक फ्लो होता है, तो बोलेगा कि हीटिंग इफेक्ट कितना क्रिएट होगा, तो सीधा H बराबर कितना हो गया I स्क्वायर, I स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, R का मतलब हो गया स्टूडेंट 4 और समय यहाँ पर 10 सेकेंड है, तो ये हो गया 4 गुणे 4 गुणे 10, ये 16 और 10 160 जूल। लेकिन अगर आपसे कैलोरी में पूछ लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप 160 जूल को कैलोरी में बदलने के 4.2 से डिवाइड करेंगे तो कैलोरी में हो जाएगा, कैलोरी में। तो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो मैं आपको जो छोटा सा लेक्चर दिया बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इससे रिलेटेड और भी लेक्चर मैं दूंगा, छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। तो इस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि करंट 3 प्रकार के इफेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन उसमें पहले प्रकार के इफेक्ट को आज मैंने बताया। आपके सिलेबस में इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी है, वो हम अलग से बताएंगे। तो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो किया जाए तो डेफिनेटली वो हीट होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी चालक तार नहीं है कि जिसमें 1 घंटे तक करंट फ्लो करोगे वो गर्म नहीं होगा, ऐसा कभी आप फील भी नहीं कर पाओगे। आप अपने स्विच बोर्ड को देखिए, होल्डर गर्म हो जाता है ना, क्योंकि उसमें क्या हो, उसका रेजिस्टेंस होता है। हाँ, अगर उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा नहीं, और उसको बोलते हैं अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में रेजिस्टेंस 0 होता है, टकराहट शून्य हो जाती है, तो उस स्थिति में
उस ना तो पोटेंशियल क्रिएट होगा और ना तो वो गर्म होगा। जब पोटेंशियल ही नहीं होगा तो गर्म नहीं होगा। तो खैर वो अलग मसला है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। और ये 4 फार्मूले, पहला फार्मूला आवेश और विभवांतर Q इंटू V, ये हीटिंग इफेक्ट के बराबर होता है। वोल्टेज, करंट और टाइम, ये भी हीटिंग इफेक्ट के बराबर होता है। I स्क्वायर RT, ये भी हीटिंग इफेक्ट के बराबर होता है। V स्क्वायर T अपान R, ये भी हीटिंग इफेक्ट के इक्वल होता है। तो हीटिंग इफेक्ट का यही फॉर्मूला को अपन बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट लॉ। यानी जूल ने सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिखाया था, इसलिए बोलते हैं जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम। और आप कोई भी न्यूमेरिकल इन 4 तरीके से निकाल सकते हो। आने वाले समय में आपके रेंजर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तो उसको भी इस फॉर्मूले के थ्रू मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो किस तक सीमित था कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इन्हीं के साथ इन्हीं सब बातों के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। फिर अगले लेक्चर में एक नए पॉइंट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।